everyone, this is Devashmita Kaur, a first year BTS student. So today I will be discussing about all the questions that came in NEET chemistry. You will be able to see that the entire paper was based on NCERT. Some of the questions came directly from NCERT. In fact, majority of the questions came directly from NCERT. None of the questions came from out of NCERT, and some of them were indirectly from NCERT. Majority of them was directly. So I have extracted everything, and now I will be discussing about from where exactly the questions came in NEET 2024 in chemistry. In NEET 2024. So let's get started. First question. So this first question is from periodic classification. Okay. So this is the exact line that is taken from NCERT. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस अ पीरियड तो आप लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने वाला है. सो आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन ग्रुप 17 में आता है. मैं इधर लिख देती हूँ. ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन. ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन. ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन. ग्रुप 14 में आता है कार्बन. और ग्रुप 13 में आता है, अच्छा ग्रुप 13 में नहीं दिया है इधर, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 14 का ही दिया हुआ है सिलिकॉन. सो इधर आप लोग देखिए कि पहले ऑप्शन ही मैच हो रहा है. पहले फ्लोरीन अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन. ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, बीच में आ रहा है. ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन, तो सिर्फ यही ऑप्शन हो रहा है. तो ये भी चार्ट दिया हुआ है. देखिए कैसे इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ रहा है. तो ये सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग को रिएजेंट फाइंड आउट करना है. तो ये तो है एक एल्कीन. तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिया है ये अल्कोहल फेनॉल से लिया हुआ है. ये अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है. तो अगर अल्कोहल को आप लोग अगर एल्कीन को आप लोग डाइबोरेन से ट्रीट करने वाले हो तो जो आएगा तो वो क्या आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल आने वाला है. ठीक है, तो इधर देखिए कि जब आप लोग इससे तो जब आप लोग डाइबोरेन से इस पूरी चीज को प्रिपेयर करने वाले तो हम लोग के पास क्या आने वाला है, हम लोग के पास आने वाला है अल्कोहल. हम लोग के पास आने वाला है अल्कोहल. और अल्कोहल को जब आप लोग पीसीसी से ट्रीटमेंट करने वाले हो तब जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है एल्डिहाइड. आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. वो है ऑप्शन नंबर 2. इधर नहीं है हो रहा है. नहीं 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 नहीं, कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं आ रहा है. जो ऑप्शन सिर्फ आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो इसमें देखिए कि इसमें बोला गया है कि SN1 रिएक्शन कौन सा में सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन होने वाला है. तो देखिए ये एकदम हेलो एल्केन हेलो एरिन से ये लाइन एकदम एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस अंडरगो करते हैं. मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 में क्या है कि 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री. और SN2 में क्या होता है 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री. पर SN1 में
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव डिटरमाइन होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, SN1 में वो भीड़ देखी जाती है, जहां पर भीड़ कम होने वाला है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी जल्दी अटैक कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में SN2 के बारे में कुछ नहीं बोला गया, SN1 के बारे में बोला गया है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इधर देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो नहीं है 1 डिग्री है, ये भी नहीं है, ये तो 1 डिग्री है, तो सिर्फ ऑप्शन 4 ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या एनसीईआरटी से आया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कि इधर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो देखिए ये एनसीईआरटी का मोल कॉन्सेप्ट में दो बैक क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि सिमिलर है। तो नीट में ज्यादा क्या होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस दिया जाता है जो कि सिमिलर टाइप होता है। जैसे इधर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, इधर भी एटम्स है, ठीक है। फिर देखिए ये जो क्वेश्चंस है इधर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बोला गया और इधर भी हाईएस्ट नंबर, मतलब सेम चीज है। फिर इधर का ऑप्शंस देखिए थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, देखिए 52 मोल्स ऑफ आर्गन और इधर 4 मोल ऑफ हीलियम। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए ये है एकदम एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ये लिया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो देखिए क्या है कि डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एकदम आप लोग इधर देख सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो जिसका टेम्परेचर सेम होता है। मैं इसका ट्रिक भी एक देती हूँ कि थर्मल, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मल मतलब जिसका टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, सो आइसोथर्मल मतलब जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ए का हो गया 2। फिर आइसोकोरिक, देखिए इधर आइसोकोरिक दिया हुआ है, आइसोकोर, आइसोकोर का मतलब है कि हम लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत दिखा दिया, वो आइसोबार का था। ये देखिए कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम जिसको क्या कहते हैं, आइसोकोर। तो आइसोकोर का क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हम लोग आते हैं आइसोबारिक जो कि है कांस्टेंट प्रेशर पे, देखिए चार्ल्स लॉ भी कहा जाता है इसे, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और एडियाबैटिक जहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो देखिए डी वन ये दो ऑप्शन में से एक होगा, D1A2, D1 ये भी हो सकता है, D1A तो ऑप्शन 4। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, हम लोग बाद में देंगे। ओके, तो ये देखिए ये एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप लोगों को नंबर ऑफ पाई और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। इधर भी वही है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है और इधर ये सब दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो इथेन का क्या है, CH3CH3, अच्छा एक सेकेंड मैं ऐसे करके लिखती हूँ तो ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है सबके लिए। तो देखिए कितना, इधर तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इधर देखते हैं कितना बॉन्ड्स है।
सेकेंड वाला देखते हैं इथीन में। तो देखिए इधर है 1 2 3 4 4 सिग्मा और है नहीं 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। कहाँ पे है? अच्छा इधर आप लोगों को देखना है कि दो दो कार्बन के बीच में, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था कि टोटल नंबर फाइंड करना था। इसमें क्या करना है कि दो कार्बन के बीच में आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, दो कार्बन के बीच में। हाँ, तो देखिए बिटवीन टू कार्बन एटम्स। हाँ, तो इथीन में क्या हो रहा है कि अच्छा देखिए इथेन में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ये है ए, ये है बी। तो इधर क्या है, एक सिर्फ एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो B4 हो जाएगा। तो A3B4 तो ऑप्शन 3 दिख रहा है, ठीक है चलिए। फिर कार्बन मॉलिक्यूल में क्या आने वाला है, 2 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 2 पाई बॉन्ड। और इथाइन में भी 1 सिग्मा और 2 पाई, सॉरी ये है कार्बन मॉलिक्यूल। C2 और इथाइन में क्या आने वाला है, 2 पाई 1 सिग्मा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। ये भी बहुत ज्यादा इजी था। तो ये तो एक, ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ Mn+3 Mn+2 couple is more positive than Cr+3 Cr+2 और Fe+3 due to changing। तो ये सेम एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पर इसमें क्या बोल रहा है कि ठीक है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ Mn2 का क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Dd5 4s0 और Mn+3 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, ठीक है ओके। अच्छा फिर देखिए ये क्यों ज्यादा पॉजिटिव है। फिर देखिए कि Cr+3 से तो देखिए इधर क्या हो रहा है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है, और +3 स्टेट ऑफ मैंगनीज जो होने वाला है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये ज्यादा पॉजिटिव क्यों है, तो हम लोग जब Mn+3 से Mn+2 में जाने वाले हैं, Mn+3 से जब Mn2 में जाने वाला है तब 3d4 से 3d5 का चेंज होने वाला है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। Mn3 से आप लोगों को Mn2 में जाना है, तो Mn3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d4 और Mn2 का क्या है 3d5, तो d4 से d5 जा रहे हैं। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन को देख ले, कंफ्यूज मत हुई, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कीजिए, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए क्रोमियम में देखिए क्रोमियम+3 में तो क्रोमियम+3 में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24,
ओके, ये बार बार क्यों आ जाता है पता नहीं। तो ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अगर 3 को हटाएंगे तो 3D3 हो गया, अगर 2 को हटाएंगे तो 4 हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग क्रोमियम+3 से जब क्रोमियम+2 में आएंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, पर मैंगनीज वाला ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इधर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो इधर रिएक्टेंट साइड में कितना मोल्स है, दो, सॉरी रिएक्टेंट साइड में है एक, और इधर है दो। ठीक है, इधर भी दो दो है, ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, इधर भी एक एक और इधर एक एक इक्वल है, इधर भी इक्वल है। तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इधर देखिए प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स है और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। इसका स्टोइशियोमेट्री इधर 1 है और इधर प्लस करेंगे तो 2 आ रहा है। बाकी में सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि among group 16 elements which does not show -2 oxidation state, और ये एकदम मतलब एनसीईआरटी के एकदम लाइन से लिया हुआ है कि the stability of -2 oxidation state decreases down the group, polonium hardly shows -2 oxidation state। तो अगर समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोलोनियम। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ना आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, सिर्फ एक ग्रुप 16 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो नहीं करते, तो ये पोलोनियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी एकदम मतलब ये चार्ट से, अगर आप लोग ये चार्ट एकदम याद करके जाओगे तो आप लोगों को एकदम क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाला है। उसके अलावा भी ट्रिक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर आप लोग चार्ट याद नहीं करते हो तो ये आप लोग को बोलना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम सेम कौन सा आयन के लिए है। तो देखिए चार्ट से रेफर कर लेते हैं कौन सा में सेम है। तो एक हो गया टाइटेनियम+3 में कितना है, 1। ठीक है, क्रोमियम+2 में 4 है। ठीक है, मैंगनीज+2 में 5 है। ठीक है, आयरन में 4 है। ठीक है, और स्कैंडियम में 0 है। ठीक है, तो कौन सा में 4 है, 1 है क्रोमियम+3 और 1 है आयरन+2। तो बी हो गया और डी हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। काफी ज्यादा इजी है ये। IUPAC नेम सबको पता होता है, फिर भी बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस IT इज कंसिस्टेंट फॉर विद आरएनएस इक्वेशन। तो ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बोले, मतलब ये सेम टू सेम केमिकल काइनेटिक्स में दिया हुआ है। तो ये सब ऑप्शन 4 एकदम सेम टू सेम ग्राफ है। देखिए LNK 1/T। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट केज वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस ABC इन वाटर आर, इसका सब वैल्यू दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आप लोगों को बताना है, इसका कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में दिया हुआ है। सॉल्यूशन में इसका आंसर का सॉल्यूशन नहीं, मैं चैप्टर सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ कि इधर आप लोग देख सकते हैं कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के।
ठीक है, तो इधर मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी बताना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, अगर एस लिख देती हूँ जो कि सॉल्युबिलिटी, क्या लिख देती हूँ एस। ठीक है, तो इधर देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू बी का है। ठीक है, इधर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 होने वाला है। फिर कौन सा है, फिर नहीं, एक सेकंड, मैंने गलत बताया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इधर ए का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर बोले तो ए का सबसे ज्यादा है, फिर बी का है, आई एम रियली सॉरी, फिर सी का है। देखिए अच्छे से, सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ, सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ कि ए का सबसे ज्यादा है, फिर सी का है, फिर बी का है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं इधर सॉल्युबिलिटी की नहीं, मैं इधर हेनरीज लॉ की बात कर रही हूँ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात कर रही हूँ एक्चुअली, प्लीज़ फॉरगिव मी। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, तो फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट का अगर ऑर्डर ये है तो सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर एकदम उल्टा हो जाएगा, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। कौन सा मैं ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सिर्फ एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट से आप लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, मतलब इतना इजी पेपर दिया है, मतलब क्या बोले, मतलब इतना ही इजी पेपर की डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन कॉपी कर दिया गया है। कि फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा है, देखिए रीड करिए, फेलिंग सॉल्यूशन एक्वस कॉपर सल्फेट है फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, अच्छी बात है। On the basis of molecular mass, H2 is expected to have lower boiling point than other members of group, but due to presence of extensive hydrogen burning, it has higher boiling point। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं। तो एकदम एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट में H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आता है H, ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, देखते हैं ये है या नहीं। एकदम सही दिया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 सही है। मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, एकदम गंदा तरीके से लिखना हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इस चार्ट में देख ही सकते हो, तो आप लोग समझ पा रहे कि ये सब चार्ट्स वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है, कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि इधर से पेपर आता है ऐसे करके, तो आप लोग को समझना चाहिए कि जो चार्ट दिया होता है एनसीईआरटी में, ये सब मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब चार्ट वगैरह। थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज, मेरा पता नहीं है इसको क्या हो गया, पता नहीं है क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। चलिए आ गया है, तो देखिए, तो सबसे ज्यादा है H2O, उसके बाद है
ई, वाटर, फिर HETE, फिर आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, लास्ट में आ रहा है हाइड्रोजन सेलेनियम, फिर तो यही ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि H2O को तो कम होना चाहिए था, पर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर आप लोग समझ पा रहे कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कि एलिमेंट का मास के ऊपर। जैसे इसका मास सबसे ज्यादा है, जैसे देखिए इधर दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग काउंट होता है। देखिए जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, पर इधर हाइड्रोजन में इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। ठीक है, सॉरी मैं मेल्टिंग पॉइंट को मार्क करी तो बॉइलिंग पॉइंट मार्क करी, जो दोनों ही मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है कि H2 का सबसे ज्यादा है, इसका आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर आती है, देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, और ये एकदम डायरेक्टली ये दो जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, ये एलिमेंट ये कंपाउंड है, तो क्या कहा गया है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस है ये ऑक्टाहेड्रल है, पर मैग्नेटिक बिहेवियर में ये लोग डिफर करते हैं। तो क्या ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है? यस, ऑक्टाहेड्रल है, बट मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड फ्लोरीन का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया का है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक है, वायरस ये पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल सही है। तो इधर आप लोग अगर डायग्राम से, मतलब ये तो बेसिक नॉलेज है कि जिसमें पेयरिंग, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है उसमें पेयरिंग होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें नो पेयरिंग, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक रह जाता है। फिर भी आप लोग इससे देख सकते हैं कि इसमें ये डायमैग्नेटिक है और इसमें ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए, मतलब ये तो एकदम बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर भी आप लोग इधर देख सकते हैं कि इधर दिया हुआ है कि द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यूजेस आउटर ऑर्बिटल, और ये क्या है? ये है डायमैग्नेटिक। ये देखिए एकदम दिया हुआ है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? तो वही है। कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है? ये है कार्बोकैटायन। इसके अंदर ये ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो नंबर 4 है। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये तो और भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है। फिर देखते हैं, ये तो और एक डायरेक्ट मतलब इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या, कौन से इजी क्वेश्चन है? On heating, some solid substances change from solid to vapor state without passing through liquid state. The technique used for purification of such solid substance based on sublimation. एक छोटा बच्चा को भी पता होगा। देखिए sublimation में ये दिया हुआ है एकदम कि solid से vapor state में जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म किसके साथ मैच हो रहा है। तो इसका मैं सोल्यूशन इधर है।
तो ये एकदम और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं क्या है। तो पहले तो आप लोगों को जब पानी दिखने वाला है तो समझ जाएंगे, तो ये सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म है। मैं अपना इंक का कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ये ऑरेंज ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म है तो D1, ठीक है। 1 और 4 में से कोई ऑप्शन होने वाला है। फिर देखिए ना, इधर लिंकेज आइसोमेरिज्म में मिलाइए ना क्या है, कि ये एक है, ठीक है। देखिए NH3 होल 5, ये देखिए ना एकदम। अरे देखिए इन लोगों ने एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया है, डिट्टो जो है वही दे दिया। तो ये पहले वाला क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हो गया A2, आ गया ऑप्शन नंबर, अच्छा दोनों में से कोई ना। अच्छा फिर देखते हैं C वाला क्या है। ये देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एकदम डिट्टो। SO4, ठीक है, एकदम डिट्टो एग्जाम्पल दिया हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग कि ये पोटेंशियल लिगैंड भी हो सकता है, ये देखिए। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन सा वाला, B4। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 4। कितना ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ये पता है तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों को बताना है कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या हो रहा है, ZnH2O यूज होने वाला है, ZnH2O3 ओजोनोलाइसिस में। तो आप लोगों को रिएक्शन और रिएजेंट्स बताना है कि कौन सा है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से कौन सा है। ए का होने वाला है 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जो डबल बैंड है वो ब्रेक होते ऑक्सीजन लग जाता है। तो आ गया A4, ठीक है, A4। फिर इधर देखिए मैं और एग्जांपल्स लाई हूँ कि इधर KMnO4, इसमें कौन सा आएगा, D3। D3 आ गया, ठीक है। अच्छा C में क्या आने वाला है, C2। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा पेंडिंग रख रही हूँ, पता नहीं मैंने स्लाइड ऐड तो किया था पर पता नहीं ऐड क्यों नहीं हुआ है। तो मैं इसको वापस से बताने वाली हूँ, ये सिर्फ 2 आप लोग मैच करके रखिए। ये एग्जाम्पल B और C का मैं बताने वाली हूँ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो एकदम एकदम देखिए, ओ नाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि एकदम डायरेक्टली ये लाइन एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो ओ नाइट्रोफिनॉल कौन सी है, ये वाली। एकदम डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे मैं समझू कौन सा, एकदम देखिए एनसीईआरटी का लाइन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, कैसे समझू, देखिए इधर दिया है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड, तो ये भी सही है। एरोमेटिक मतलब एनिलीन के बारे में कहा गया है। एनिलीन क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, तो दोनों स्टेटमेंट सही है।
तो ये हो गया करेक्ट। चलिए मैं लाल पेन की यूज करती हूँ क्योंकि मैं अभी मार्क भी कर रही हूँ कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। Which one of the following alcohols react instantaneously with Lucas agent? अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ये लास्ट चैप्टर एमीन से था, बहुत काफी इजी क्वेश्चन था ये। रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद लूकस एजेंट, तो आप लोग देख सकते हैं इधर लूकस एजेंट के बारे में पूरा ही एक कहानी दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर ये बोला गया है कि alcohols are soluble in Lucas reagent while their halides are immiscible produce turbidity। तो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो टर्बिडिटी एकदम बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर लेता है। तो इंस्टेंटेनियसली कौन सा रिएक्ट होने वाला है? ऑप्शन 4, क्योंकि ये 3 डिग्री है। अरे मैं 30 क्यों लिख रही हूँ यार, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैं 30 लिख रही हूँ, एक्चुअली मैं 3 डिग्री लिखने जा रही थी, तो 3 डिग्री है और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आप लोग इससे ज्यादा? इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है आजकल, पता नहीं इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है, मतलब जो पढ़ के भी नहीं जाएगा उसका भी शायद अच्छा मार्क्स आने वाला है, पता नहीं, नहीं भी आ सकता है अगर सिली मिस्टेक्स हो जाए तो, जो कि मेरा तो बहुत ज्यादा होता है, जानी पहचानी क्वेश्चन गलत हो जाती है मेरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पता नहीं है स्लाइड कहाँ पे चला गया। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मेरा स्लाइड पे नहीं आया, तो मैं वो दूसरी वीडियो में डालने वाली हूँ। पहले जो डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आए एनसीईआरटी से, पहले वो देख लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, जो कि डायरेक्टली हेलो एल्केन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है इधर से। तो ये एक रिएक्शन आ गया, तो इधर प्रोडक्ट एक क्या होने वाला है? H3PO3, जो कि ये है। मतलब मैं बस ये सिर्फ लेके आई हूँ, मुझे बताना पड़ा, आप लोग खुद देख के जान सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। और ये दूसरी रिएक्शन ये है जिसमें कि इसका एंड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कौन सा है? POCl3, तो ऑप्शन हो गया 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी नहीं है। देखिए ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए तो काफी ज्यादा इजी है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होमोलेप्टिक है, ठीक है, एकदम डिट्टो तक चेंज भी नहीं किया है। ये वाला हेट्रोलेप्टिक है, सही है। वन काइंड ऑफ लिगेंड है, सही है। इसमें 2 काइंड है, तो दोनों सही है। इसमें देखिए पेयर ऑफ लैंथोनाइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक, तो कौन सा डायामैग्नेटिक है? अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा तो ये, तो सीरियम और यूट्रियम ये होने वाला है, ये एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका, वैसे आप लोग अगर डी एंड एफ ब्लॉक में जाओगे उसमें आप लोग लास्ट में एक चार्ट दिखने वाला है, उसमें इसका होने वाला है। मैं वो चार्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। पता नहीं मेरा ये गलत कैसे आ गया। तो चलिए देखते हैं, ये सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, नहीं सिर्फ 2 दिया हुआ है, ये गलत है। ये एनसीईआरटी में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
BF3 has non-zero dipole moment, बिल्कुल भी नहीं. BF3 has zero dipole moment. Dipole moment is zero. देखिए ये भी गलत है. Dipole moment of NF3 is greater than that of NH3. ये भी गलत है. देखिए इधर एकदम वैल्यू दिया हुआ है, तो NF3 तो ग्रेटर नहीं है, NF3 तो छोटा है. 3 canonical forms can be drawn. Yes, absolutely true. होगा चैप्टर नंबर 4. ये सब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दिया हुआ है. सारा देख सकते हैं आप लोग. मैं सिर्फ एनसीईआरटी की पैराग्राफ्स पिकअप किया है मैंने नहीं, वो एनटीए ने किया है. मैं तो सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ. तो चलिए इस लेक्चर को अभी करते हैं खत्म. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गया है मैं वो निकाल के मैं बता दूंगी. और ये जो बाकी क्वेश्चंस था ये सारा एनसीईआरटी से ही था. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जो कि इसका सॉल्यूशन तो होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, बायोलॉजी का मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, शेयर कीजिए ताकि सबको ही आके इधर पढ़ पाए. मेरी मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं अपना नॉलेज जितना भी मैंने अपना खुद का जो मैंने मेहनत किया है वो मैं सबको इम्पार्ट कर सकूं. आई वांट टू इम्पार्ट माई नॉलेज टू एवरीवन. जो कि मेरा जूनियर्स है, मतलब कुछ भी जो कि मेरा जूनियर्स है, तो मैं सबको अपना नॉलेज बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ. तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए. और मैं अगले वीडियोस में अपना सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज सीरीज, जिसमें मैं एक एक टॉपिक की छोटा छोटा वीडियोस बनाने वाली हूँ. काफ़ी लंबा वीडियोस नहीं होने वाले हैं. तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. बाय बाय.